सब्सक्राइब करें तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपके अपकमिंग बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्कोर जो होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेशन में होता है। तो आज हम उसी पोर्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे। और आज के लिए जो हमारा चैप्टर है वो आपकी फर्स्ट बुक यानी कि क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12वीं के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीटिवली आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपके दो चैप्टर्स को मर्ज किया हुआ है और साथ ही साथ एक नया टॉपिक जो है अरब स्प्रिंग जो है वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से समझने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो यहाँ पर नीचे जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ पर सिंपली टैप करके आप इस पूरी वीडियो को यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो है वो दोनों लैंग्वेज के बच्चों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो केवल हिंदी में होगा, क्योंकि दोनों को करने से वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो बायलिंगुअल मिलेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था। और कर भी उस तरीके के कई सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे रूस की समाजवादी क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1917, यानी कि 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। और सोवियत गणराज्य की बात करें तो वो भी उसी साल अस्तित्व में आया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है। तो देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, वॉल ऑफ बर्लिन, यानी बर्लिन की जो दीवार है उसे ही शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस तो कई है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, सी, यानी कि 9 नवंबर 1989 को वॉल ऑफ बर्लिन यानी बर्लिन की दीवार को जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर भी रिपीटिवली आपका दोबारा सही आंसर क्या है, शीत युद्ध के बाद जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया तभी से हम मानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो गया, क्योंकि इससे पहले ये दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो था वो यूएसए के अंडर में था और जो दूसरा भाग था वो यूएसएसआर के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों से संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे ये सारे देश जो है वो संबंधित है, लेकिन अमेरिका जो है ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड में आता है। इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अमेरिका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सोवियत संघ किस दल का शासन था, यानी कि सोवियत प्रणाली जो थी, सोवियत संघ था, वहां पर कौन से दल का शासन था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर क्या था, शासन था। तो राइट आंसर इसलिए हमारा क्या हो गया, बी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गोरबाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 1980 के मध्य दशक में जो गोरबाचेव हैं वो क्या बने थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। और अगर आप एक्यूरेसी में देखेंगे तो अगर 1988 यहाँ पर अगर आपके आंसर में लिखा होगा तो आप वहां पर 1988 को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा CIS का सही से परिभाषित करता है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CIS देखिए आपके टॉपिक में क्या है, एक न्यू टॉपिक भी है
जो कि ऐड किया गया है। अगर हम पीछे के अपने सिलेबस में देखते हैं तो CIS जो है वो बहुत छोटा दे रखा था, लेकिन अब का जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो CIS जो है वो बहुत डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल MCQ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम केवल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो डिटेल लेक्चर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो यहाँ पर CIS का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया था? तो इसका आंसर आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, इसका आंसर डी है। 15 गणराज्यों से मिलकर कौन बनाया गया था? सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ जो है उसमें 15 गणराज्यों को शामिल कर कर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित नहीं है? देखिए पहले क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार कॉन्फिडेंस में आप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और आंसर को मार्क कर देते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं आंसर को। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये दीवार थी, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 28 वर्षों तक खड़ी रही, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तीन तो क्या हो गए आपके करेक्ट, लेकिन आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा है, कौन सा संबंधित नहीं है? तो लास्ट जो हमारा बच गया कि इसे 9 जनवरी 1989 को तोड़ा गया था, तो ये क्या है आपका, वैसे तो रॉन्ग आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि 9 को इस दीवार को तोड़ा गया था। यहाँ पर उसकी जगह जनवरी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को एक बार अवश्य अच्छे से जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ का वह कौन सा गणराज्य था जो सभी फैसलों में अहम भूमिका निभाता था? यहाँ पर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सोवियत संघ का वह कौन सा गणराज्य था जो सबसे बड़ा था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, यानी कि जो रूस गणराज्य है वो सभी फैसलों में अहम भूमिका भी निभाता था, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भी ये सबसे बड़ा राज्य जो था इन सब में था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले कौन कौन से गणराज्य चाहते थे? तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी की, ये सभी क्या चाहते थे, एक साथ चाहते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कि कौन सा राज्य जो सर्वप्रथम अलग हुआ था, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? लुथानिया जो है, जो कि यूरोपियन देश था, वो यहाँ पर सबसे पहले जो था वो सोवियत संघ से अलग हुआ था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए आंसर कितना सिंपल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि इसके बाद इसकी पूरी सत्ता किसके पास गई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? रशिया, यानी कि रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रोस्ताइका यानी कि पुनर्गठन और ग्लास्तोनेस जो है, जिसे हम खुलेपन के नाम से जानते हैं, इस नीति का जो संबंध है वो किस नेता से है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा ये दो सुधार नीतियां जो थी वो चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, USSR का पूरा नाम क्या है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक को ही हम USSR के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बर्लिन की दीवार का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से ही हमने एक बर्लिन का जो क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। जल्दी से ऑप्शंस को देख लेते हैं कि बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है कि बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के निर्माण किया, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नवंबर 1918 को बर्लिन की दीवार जो है उसे गिरा दिया गया था। बर्लिन की दीवार जो है वो शांति का प्रतीक थी, तो ये वाला जो ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसकी शांति का प्रतीक नहीं थी, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है, इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सन 1991 में 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, और यहाँ पर आपको बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यूक्रेन, बेलारूस और रूस जो थे, इन्होंने ही क्या करी थी, 1991 में 25 दिसंबर को सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी।
तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसी के साथ क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वल्दमार लेनिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन उनके बारे में गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लिविंग बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। लेनिन 1917 में रूसी क्रांति के नायक थे, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। लेनिन का योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था, तो ये रॉन्ग हो गया। और लास्ट है लेनिन सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे। तो यहाँ पर देखिए जो सी है वो आपका राइट आंसर हो गया, कि वो क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि उनके बारे में कथन जो है वो गलत कौन सा है, तो इसीलिए आपका सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सोवियत संघ का विघटन कब और कितने गणराज्यों में हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सन 1991 में हुआ, और 15 गणराज्यों में ये जो था ये विभक्त हो गया, क्योंकि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों के समूह में कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है? और आपके सामने जो ऑप्शन है यूक्रेन, लताविया लुथानिया रूस, एस्टोनिया लुथानिया लताविया, और रूस एस्टोनिया लताविया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ए, यानी कि ये जो तीन बोल्शेविक राज्य थे ये ही बाल्टिक राज्यों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष के साथ दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा सही नहीं है, आपको इस चीज के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बर्लिन की दीवार का गिरना, तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रूसी क्रांति 1917 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। सोवियत संघ का जो विघटन है वो 1991 में हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया कि सभी सुमेल जो है वो यहाँ पर सही है, इनमें कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विश्व में सत्ता के दो केंद्र या ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि द्विध्रुवता या बायोपोलरिटी जो है वो जब भी विश्व में दो गुट होंगे या दो ऐसे समूह होंगे जो कि शक्तिशाली होंगे, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो दो ध्रुवीयता शब्द का जो है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखो शस्त्रों की होड़ में कमी आई, तो विघटन के कारण ये बिल्कुल हुआ। शक्ति का विकेंद्रीकरण अमेरिका के चारों ओर हो गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है। विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है, इसीलिए ये क्या हो गया? आपका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन रहा है, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा ये मॉडल जो था वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए विश्व को कितने ध्रुवीय विश्व की संज्ञा दी जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए अभी एक ही ध्रुव बचा है जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से हम इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का कारण नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, रूस की प्रमुखता, तो देखिए ये तो बिल्कुल है। दूसरा है सोवियत प्रणाली का सत्तावादी और पार्टी में जनता के प्रति जवाब देना होना, तो ये भी एक कारण है। तकनीक में पश्चिमी देशों के पीछे हो जाना तथा राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना का उदय होना, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि उपरोक्त सभी पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 भी शॉक थेरेपी से रिलेटेड है, कि शॉक थेरेपी के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? और पहला ऑप्शन है आपका पूर्णता असफल और रूस का ढांचा जो था वो चरमरा गया था, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बी अगर मैं पॉइंट को देखूं तो खाद्यान्न संकट और माफिया वर्ग का उदय, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सी है यहाँ पर सामाजिक कल्याण की जो व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई थी और उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसीलिए क्या हो गया? उपरोक्त सभी जो है वो सही पॉइंट है, इसमें कोई भी गलत पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सबसे पहला न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी है उच्चतर संचार माध्यम, बेरोजगारी का ना होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी हो गया नियोजित अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, तो ये भी हमारा राइट आंसर है।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसलिए क्या हो गया, उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, सही पॉइंट है, इसीलिए डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर। अब चलते हैं जो कि आपके नए सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है, वहां से भी कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका अरब स्प्रिंग, जिसे आप अरब क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जाता है, और यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 2010 के आरंभ से ही माना जाता है कि अरब स्प्रिंग जो है वो उसका आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश की सत्ता से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि इनका संबंध जो है वो अरब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति का प्रभाव अन्य किन क्षेत्रों में पड़ा। तो यहाँ पर आपके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी, यानी कि इसके प्रभावों को यमन, लीबिया, सीरिया और इससे रिलेटेड जो भी आसपास के क्षेत्र है वहां पर भी इन्हें देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, टूनिशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी। तो देखिए ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त सभी के विरोध में हुई थी। तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा जा रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी जो थी वो अपने चरम पर थी, बदहाल अर्थव्यवस्था थी और भी कई स्थानीय कारण थे। इन सभी के कारण ट्यूनीशिया के अंदर अरब क्रांति जो थी वो शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, सी, यानी कि 20वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो शब्द है उसे ही हम अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब स्प्रिंग का उद्देश्य क्या थे। तो लोकतंत्र की स्थापना करना बिल्कुल था, सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना बिल्कुल था, तानाशाही को खत्म करना भी बिल्कुल था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ए और बी जो हैं वो दोनों ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी शताब्दी से शुरू माना जा सकता है, और 2009 और 2010 के बाद जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2009 में पूर्व अरब देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली को देखा जा सकता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जो तानाशाही प्रणाली है उसे यहाँ पर देखा जा सकता था। तो ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसका एक पार्ट और हम बनाएंगे जहां पर हम इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।